परमानेंट लोक अदालत के बारे में। और पहला सवाल तो ये है कि परमानेंट लोक अदालत को सेटअप क्यों किया गया। रीज़न बड़ा सिंपल है, जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं, बिजली हमें प्रोवाइड की जाती है, पानी हमें प्रोवाइड किया जाता है, ऐसी जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, उनसे रिलेटेड कोई भी केस है, उससे डील करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए बात की गई परमानेंट लोक अदालत के एस्टेब्लिशमेंट की। और दूसरा सवाल यह है कि परमानेंट लोक अदालत को एस्टेब्लिश किसके अंडर किया गया। तो 2002 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 को अमेंड किया गया और कहा गया कि परमानेंट लोक अदालत को एस्टेब्लिश किया जाए। और काम क्या दिया गया, टू डील विद दी केसेस पर्टेनिंग टू दी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अच्छा, इससे पिछले वाले सेशन में ही अपन ने बात की है, लोक अदालत को लीगल स्टेटस भी किस एक्ट के अंडर दिया गया था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर। और इसी 1987 के एक्ट को अमेंड किया गया 2002 में टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत। अब सवाल यह आता है कि इन परमानेंट लोक अदालत में कौन लोग होते हैं, इनका जुरिस्डिक्शन क्या होता है, वो देख लेते हैं, सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। परमानेंट लोक अदालत में एक तो होता है चेयरमैन, और चेयरमैन कौन बन सकता है, ऐसा कोई भी इंसान जो डिस्ट्रिक्ट जज हो या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या ऐसा कोई भी इंसान जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या कोई भी ऐसा जुडिशियल ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की रैंक से हायर रैंक पे हो, वो भी चेयरमैन बन सकता है। तो एक तो होता है चेयरमैन, और चेयरमैन कौन बन सकता है, हु इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस हायर इन रैंक देन दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। और इस चेयरमैन के अलावा दो और लोग होते हैं, और ये दो और लोग कौन होते हैं, जिनके पास में एडुकेट एक्सपीरियंस हो इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ऐसे लोग जिन्होंने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में सर्व किया है, जिनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का एडुकेट एक्सपीरियंस है, उनको मिला के बनता है परमानेंट लोक अदालत। एक होता है चेयरमैन और बाकी के दो लोग ऐसे जिनके पास में एडुकेट एक्सपीरियंस हो इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब परमानेंट लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन क्या होता है, जुरिस्डिक्शन अपन बात कर ही रहे हैं, ये डील करते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के जो भी केस हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनसे। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं, गुड्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं, फिर उसके अलावा रोड सर्विसेज, वाटर सर्विसेज, पोस्टल टेलीग्राफ आजकल इतना नहीं चलता, पहले चलता था, टेलीफोन सर्विसेज वगैरह वगैरह। ये जितने भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड केसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व करने का काम है, उनको सुनने का काम है परमानेंट लोक अदालत का। परमानेंट लोक अदालत का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है 1 करोड़ रुपीस। कोई भी ऐसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है जिसके साथ में आपका कोई केस है और उस केस में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ तक है, तो परमानेंट लोक अदालत आपके केस को सुन सकती है। पहले जो ये लिमिट थी ये होती थी 10 लाख रुपीस, लेकिन 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लिमिट को इंक्रीज किया और आज की डेट में 1 करोड़ तक के डिस्प्यूट को परमानेंट लोक अदालत सुन लेती है। बड़ा इंपॉर्टेंट कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में परमानेंट लोक अदालत का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होता, और ये अपन ने पिछले सेशन में भी पढ़ा है कि लोक अदालत का भी जुरिस्डिक्शन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में नहीं होता। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुनवाई की जाएगी और पनिशमेंट मिलेगा, जो भी सजा होगी वो सजा दी जाएगी, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। परमानेंट लोक अदालत में एक होता है चेयरमैन, चेयरमैन कौन हो सकता है, ऐसा कोई भी इंसान जो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो या आज की डेट में हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर जितनी भी जुडिशियल पोजीशंस हैं, जितनी भी जुडिशियल ऑफिसेस हैं, उनमें ऑफिसर रहा हो, ऐसा कोई भी इंसान चेयरमैन बन सकता है। और चेयरमैन के अलावा दो और लोग होते हैं जिनको कि एडुकेट एक्सपीरियंस हो इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जुरिस्डिक्शन क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी केसेस हैं, उनको सुनने का काम। वैल्यू कितनी, 1 करोड़ के केसेस। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पे परमानेंट लोक अदालत का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। परमानेंट लोक अदालत के सामने कोई केस आ गया और ऐसा कोई केस आ गया जो अभी तक कोर्ट के सामने नहीं पहुंचाया गया है, मतलब
कोर्ट के सामने केस नहीं पहुंचा, सीधे सीधे परमानेंट लोक अदालत के सामने केस लाया गया है। और परमानेंट लोक अदालत के सामने केस कैसे लाया जा सकता है? बड़ा सिंपल है, जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन दे के बोला कि हमारे केस को परमानेंट लोक अदालत में सुना जाए। कोर्ट के सामने केस नहीं गया है, केस सीधे कहां पहुंचा है? परमानेंट लोक अदालत के सामने। तो ऐसे किसी केस में जिसके लिए एप्लीकेशन दे दी गई है परमानेंट लोक अदालत में, ऐसे केस में उस डिस्प्यूट में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो पार्टीज उस सेम डिस्प्यूट के लिए रेगुलर कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकती हैं फिर। और यही कहा गया, आफ्टर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द परमानेंट लोक अदालत, नो पार्टी टू दैट एप्लीकेशन शैल इन्वोक जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट। परमानेंट लोक अदालत के पास में अगर आप पहुंच गए हो तो फिर उस सेम डिस्प्यूट पे सुनवाई के लिए आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अच्छा, परमानेंट लोक अदालत का काम क्या है? पहले तो परमानेंट लोक अदालत कोशिश करेगी कि सेटलमेंट करवा दिया जाए, कैसे भी बातचीत बन जाए, प्यार मोहब्बत से बातचीत बन जाए, डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला तो कोशिश परमानेंट लोक अदालत ये करती है कि सेटलमेंट हो जाए, प्यार मोहब्बत से बात निपट जाए। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता है और जो भी पार्टीज उस डिस्प्यूट में, उस केस में इन्वॉल्व हैं, वो एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाती हैं, तो फिर परमानेंट लोक अदालत शैल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन मेरिट्स। मतलब पहले तो परमानेंट लोक अदालत कोशिश ये करेगी कि प्यार मोहब्बत से सेटलमेंट हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन अगर दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज उस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है, तो फिर परमानेंट लोक अदालत उस केस को मेरिट पे डिसाइड करेगी। और परमानेंट लोक अदालत का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होता है और वो बाइंडिंग होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, फाइनल है और बाइंडिंग है। और परमानेंट लोक अदालत अपना जो भी फैसला देती है वो फैसला देती है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। मतलब चेयरमैन और जो 2 लोग हैं, इन 3 लोगों में से 2 लोग जिस फेवर में होंगे वही डिसीजन होगा। डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग और डिसीजन दिया जाता है बाय मेजॉरिटी ऑफ द पर्संस कंस्टिट्यूटिंग द परमानेंट लोक अदालत। बहुत सिंपल से फीचर्स हैं, अगर एक बार चाहो तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। परमानेंट लोक अदालत में एक चेयरमैन होगा। चेयरमैन कौन बन सकता है? कोई भी ऐसा इंसान जो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या तो हो या रहा हो, या फिर कोई भी ऐसा जुडिशियल ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट से हायर रैंक पे रहा हो। और चेयरमैन के अलावा 2 और लोग जिनके पास में एडुकेट एक्सपीरियंस हो इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जुरिस्डिक्शन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी केसेस हैं, उनको सुनने का काम। पिक्यूनरी वैल्यू की अगर बात करें तो 1 करोड़ तक के जो केसेस हैं उनको सुन लेते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पर जुरिस्डिक्शन नहीं होता है परमानेंट लोक अदालत का। अच्छा, कोई भी ऐसा केस जो कि परमानेंट लोक अदालत के सामने लाया गया है, उस केस के लिए, उस डिस्प्यूट के लिए किसी और कोर्ट के सामने नहीं जा सकते हैं। पहले परमानेंट लोक अदालत कोशिश करती है सेटलमेंट का, एग्रीमेंट का। अगर एग्रीमेंट नहीं हो पाता है तो फिर परमानेंट लोक अदालत उस डिस्प्यूट को, उस केस को मेरिट पर डिसाइड करती है। और जो भी परमानेंट लोक अदालत का फैसला होता है वो फाइनल होता है, वो बाइंडिंग होता है और वो डिसाइड किया जाता है मेजॉरिटी से। ये हो गई परमानेंट लोक अदालत की बातचीत। इसके बाद बात आती है फैमिली कोर्ट्स के बारे में। एक एक्ट लाया गया 1984 में, फैमिली कोर्ट्स एक्ट। और इस फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1984 में बात की गई फैमिली कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। और क्यों बात की गई? टू प्रमोट कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। नाम से ही क्लियर है, फैमिली कोर्ट्स हैं। फैमिली से रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड इश्यूज हैं, डिवोर्स से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, कोई बच्चे की कस्टडी को लेके इश्यूज हैं, स्पाउस के बीच में प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे हो उससे रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने के लिए लाया गया फैमिली कोर्ट्स का सिस्टम थ्रू फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1984। और इन फैमिली कोर्ट्स का जो एक स्पेशल फीचर है वो है कॉन्सिलिएशन, कि पहले ये कोशिश करते हैं कि प्यार मोहब्बत से कैसे भी अगर बात सेटल हो जाए, कोई अग्रीमेंट हो जाए, बातचीत बन जाए, तो पहले वो किया जाए। रीजन क्या है फैमिली कोर्ट्स को सेटअप करने का? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि विमेन के लिए काम करती हैं, जो कि फैमिली सेटअप, विमेन्स की भलाई के लिए काम करती हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स वो डिमांड कर रहे थे कि फैमिली कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया जाए। क्यों? क्योंकि फैमिली कोर्ट्स के थ्रू कॉन्सिलिएशन, एमिकेबल रेजोल्यूशन वो इंश्योर किया जा सकता है। जो हमारे रेगुलर कोर्ट्स हैं वहाँ पे एमिकेबल रेजोल्यूशन उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता। वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ तो एक सिस्टम है, ऊपर से ओवर बर्डन्ड भी है, उतना टाइम भी नहीं है कि एक एक इंसान को बैठा के काउंसिल करें। तो ऐसा काउंसलिंग, ऐसा कॉन्सिलिएशन, अग्रीमेंट, प्यार मोहब्बत से केसेस को सॉल्व करने के लिए फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स में बात की गई फैमिली कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करने की। 59th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई 1974 में,
और उन्होंने बोला कि फैमिली डिस्प्यूट से अगर डील करने की बात आए तो हमारे जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनको अपनी अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है। उनको ध्यान देना चाहिए कि यार कैसे भी रेजोल्यूशन के थ्रू अगर बातचीत हो जाए, कैसे भी उन दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हो जाए, कैसे भी जो पति पत्नी है वो मान जाएं, ऐसा कुछ तरीका निकालना चाहिए हमारे कोर्ट्स को। लेकिन कोर्ट्स इतना ओवरबर्डन्ड है कि इस सब में प्रोसेस में जा नहीं सकते थे और जा भी नहीं पा रहे थे। फिर बाद में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसको अमेंड किया गया 1976 में, और इसमें बात की गई कि हमें एक स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करना है जो कि फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स में अडॉप्ट किया जाना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड में भी कि यार कोई ऐसा स्पेशल प्रोसीजर हम बता रहे हैं जो कि तुम अडॉप्ट करो वाइल डीलिंग विद द फैमिली मैटर्स। लेकिन कोर्ट्स बेचारे इतने ओवरबर्डन्ड, इतना उनके पास में काम है पहले ही कि रिजोल्यूशन ऐसे पति पत्नी को बिठा के एक एक चीज़ को समझा के केस को सॉल्व करना, उनके पास उतना टाइम ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी को ध्यान में रखते हुए बात की गई फैमिली कोर्ट्स के बारे में, इनके स्टैब्लिशमेंट के बारे में, इनको सेटअप करने के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है, रीज़न क्या है फैमिली कोर्ट्स को सेटअप करने का, अभी अपन ने बात की। एक तो ये कि टू क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड कोर्ट विद एक्सपर्टीज एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ फैमिली मैटर्स। जो रेगुलर कोर्ट्स हैं वहाँ पे इतना टाइम नहीं है, हो सकता है जो जज बैठा हुआ है उसको उतना नॉलेज भी नहीं है कि कैसे काउंसिल करना है, उनको लॉ की नॉलेज है, काउंसलिंग की नॉलेज नहीं है। लेकिन फैमिली कोर्ट्स में एक तरीके से स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं जिनके पास में एक्सपर्टीज़ हैं, और अगर एक्सपर्टीज़ नहीं भी है तो बाहर की जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी मदद ली जा सकती है, और फिर थोड़ा जल्दी केसेस को सॉल्व करने के लिए भी फैमिली कोर्ट्स हेल्पफुल हैं। दूसरा, इनका फोकस होता है कॉन्सिलिएशन पे, अग्रीमेंट पे, लोगों के बीच में सहमति पे, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत से चीज़ों को सॉल्व करने पे। इनएक्सपेंसिव है, सस्ते भी पड़ते हैं। और दूसरा, फैमिली कोर्ट्स में फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर थोड़ा अपना अप्रोच कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिजिड प्रोसीजर हो, आराम से जो इंसान फैमिली कोर्ट को ऑपरेट कर रहा है वो बिठाएगा पति पत्नी को, परिवार को, और बात करेगा और कोशिश करेगा कि कैसे भी पहले काउंसिल करते हैं। तो फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर इज देयर इन कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स इन दी फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के फीचर्स क्या हैं? देखो, सबसे पहले तो ये बोला गया कि फैमिली कोर्ट्स को स्टैब्लिश कौन करेगा? स्टैब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट। कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है फैमिली कोर्ट्स को इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। अच्छा, ऐसे सिटीज, ऐसे टाउन्स जहां पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहां पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को फैमिली कोर्ट को सेटअप करना ही करना पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी है। पहली चीज, कौन स्टैब्लिश करता है फैमिली कोर्ट्स को? स्टेट गवर्नमेंट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। दूसरा, ऐसे सिटीज, ऐसे टाउन्स जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को फैमिली कोर्ट को सेटअप करना ही करना पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कहीं और भी फैमिली कोर्ट्स को सेटअप कर सकती है, जहां स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी लगे वहां पे फैमिली कोर्ट्स को सेटअप कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन क्या है? अपन ने अभी बात की है। मैट्रिमोनियल रिलीफ के जितने भी मैटर्स हैं, जैसे मैरिज को लेके कोई मैटर है, जुडिशियल सेपरेशन, जैसे कोई केस चल रहा है दो पति पत्नी के बीच में और कोर्ट ने बोला कि आप 5 महीने अलग रहो, 4 महीने अलग रहो, देखो क्या पता आपकी बात बन जाए, तो वो जो जुडिशियल सेपरेशन वाले केस हैं। डिवोर्स फाइनली हो ही गया है, ऐसे केसेस। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, रिस्टोरेशन ऑफ पार्टनर राइट्स, मतलब एक मैरिज में जो पार्टनर के राइट्स होते हैं उनके रिस्टोरेशन के रिलेटेड जो केसेस हैं, या फिर मैरिज की वैलिडिटी वगैरह वगैरह, ऐसे जितने भी केसेस हैं वो सुने जाते हैं फैमिली कोर्ट्स में। प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउसेस और ऑफ ईदर ऑफ देम, स्पाउसेस की जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन होना है। मान लो दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड की जाएगी, क्या सिनेरियो है, वो सारे से रिलेटेड जो केसेस हैं। डिक्लेरेशन एज टू द लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन, कोई बच्चा पैदा हुआ वो लेजिटिमेट है किसका नहीं है, उससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो सुने जाते हैं। गार्डियनशिप ऑफ अ पर्सन और द कस्टडी ऑफ एनी माइनर, कस्टडी ऑफ एनी माइनर, कस्टडी के ऊपर तो खूब लंबा चौड़ा प्रोसीडिंग्स चलती हैं कि बच्चे की कस्टडी किसके पास में रहेगी, उससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, सेपरेशन के केस में अक्सर अपन सुनते हैं वाइफ को, बच्चों को मेंटेनेंस देना पड़ता है, उससे रिलेटेड जितने भी केस हैं, इन सभी केसेस को सुनने का काम किसका है? फैमिली कोर्ट्स का है। बहुत इजी सा सेशन है। अच्छा, फैमिली कोर्ट्स का जो फंक्शन है, मतलब जो फंक्शनिंग है वो कैसे है? ऑब्लिगेटरी है,
फैमिली कोर्ट्स के लिए मस्ट है कि पहले तो फैमिली कोर्ट्स कोशिश करते हैं रिकॉन्सिलिएशन और सेटलमेंट के लिए। पहले तो ये कोशिश करते हैं कि यार कैसे भी जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उनके बीच में सेटलमेंट हो जाए, उनके बीच में अग्रीमेंट हो जाए। और ये जो पहली स्टेज है ये इनफॉर्मल है, यहाँ पे रिजिड रूल्स, जो प्रोसीजर के रिजिड रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। इनफॉर्मली मतलब ऐसे पारिवारिक माहौल बना के कोशिश की जाती है कि कैसे भी दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाए। और इस स्टेज के दौरान कोई सोशल वेलफेयर एजेंसी है, कोई काउंसलर है, उन सबको बुलाया जाता है। ये एक तरीके से काउंसलिंग स्टेज है। कोई अगर मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वेलफेयर एक्सपर्ट की ज़रूरत है, उनको बुलाया जाता है। मतलब किसी भी तरीके से ये कोशिश की जाती है कि जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं वो किसी चीज़ पर अग्री कर जाए, प्यार मोहब्बत से केस जो है वो सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली पहली स्टेज में क्या हो रहा है, पहली स्टेज में तो ये हो रहा है कि कैसे भी जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उनके बीच में अग्रीमेंट हो जाए, प्यार मोहब्बत से बात सॉल्व हो जाए। अच्छा, फैमिली कोर्ट में जो भी डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट में जो भी पार्टीज हैं, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर एज अ मैटर ऑफ राइट। कि आपको लॉयर मिले ही मिले, लीगल प्रैक्टिशनर मिले ही मिले, आप उसके लिए एज अ मैटर ऑफ राइट एंटाइटल्ड नहीं हो। फैमिली कोर्ट में पहले तो ये कोशिश की जा रही है कि आप कैसे भी अग्रीमेंट कर लो, सहमति कर लो, प्यार मोहब्बत से चीज़ों को सॉल्व कर लो। लॉयर तो वहाँ आता है जहाँ आप लड़ने के मोड में हो कि हाँ हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट चाहे तो लीगल एक्सपर्ट की असिस्टेंस, लीगल एक्सपर्ट की हेल्प मांग सकता है, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव सिंप्लीफाइड द रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। जो एविडेंस के रूल्स हैं, जो प्रोसीजर के रूल्स हैं, वो भी फैमिली कोर्ट्स में थोड़े सिंप्लीफाइड होते हैं। ऐसा नहीं है जैसा रेगुलर कोर्ट्स में होता है। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि हमें मतलब फैमिलीज को बना के रखना है, तोड़ना नहीं है उनको। और फैमिली कोर्ट्स का पूरा पर्पस भी यही है। और फैमिली कोर्ट का जो भी डिसीजन है, उस डिसीजन के अगेंस्ट में सिर्फ एक अपील की जा सकती है, और वो अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। अपील कहाँ की जा सकती है? हाई कोर्ट में। देखो बहुत सिंपल दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो किसके अंडर सेटअप किया गया? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के अंडर। फैमिली कोर्ट्स का जो पूरा फोकस है वो किस पे? कि कैसे भी अग्रीमेंट हो जाए पार्टीज के बीच में। कौन स्टैब्लिश करता है फैमिली कोर्ट्स को? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट। ऐसे सिटीज, ऐसे टाउन्स जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को फैमिली कोर्ट को सेटअप करना ही करना पड़ेगा। बाकी किसी और जगह पे करना है तो कर सकते हैं। कौन से मैटर्स हैं जहां पे फैमिली कोर्ट्स ऑपरेट करते हैं, वो जुरिस्डिक्शन ये लिखा हुआ अपन ने पढ़ लिया है। अच्छा, पहला फैमिली कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि पहले स्टेज में तो फैमिली कोर्ट ये कोशिश करता है कि कैसे भी सेटलमेंट हो जाए, बातचीत हो जाए, प्यार मोहब्बत से चीज सॉल्व हो जाए। और फैमिली कोर्ट्स में लीगल प्रैक्टिशनर आपको मिले ही मिले, ये आपका राइट नहीं है, एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगा। अगर मदद चाहिएगी कोर्ट को तो कोर्ट जो है वो असिस्टेंट ले लेगा लीगल एक्सपर्ट से। और एक ही अपील है, और अपील कहाँ लाई करती है? हाई कोर्ट में लाई करती है। और इसी के साथ परमानेंट लोक अदालत और फैमिली कोर्ट्स दोनों के बारे में बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।